हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। द फर्स्ट लेसन इज नेचर, फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म वर्ड को लगभग 14th सेंचुरी में फ्रेंच वर्ड क्रिटिक से लिया गया था। क्रिटिक और क्रिटिकल ये दोनों वर्ड्स डिक्शनरी में मिड 16th सेंचुरी में एग्जिस्ट हुए और क्रिटिसिज्म वर्ड पहली बार अर्ली 17th सेंचुरी में इंग्लिश में अपीयर हुआ। फ्रेंच वर्ड क्रिटिक को लैटिन वर्ड क्रिटिकस से लिया गया था, जिसका अर्थ है अ जजर, अ डिसाइडर और अ क्रिटिक। ग्रीक लैंग्वेज में क्राइट्स मीन्स जज और क्रिटिकॉस मीन्स एबल टू मेक जजमेंट्स और द क्रिटिक। So it is believed that criticism is derived from the Greek word meaning judgment. Then, criticism is the practice of judging the merits and faults of something. Criticism किसी चीज के गुण और दोष को जज करने की प्रथा है। Hence, the definition is true when we say criticism is the play of the mind on a work of literature. Its function is to examine excellences and defects, to evaluate artistic worth. We have a host of conflicting views, theories, and definitions given by many critics. Atkins के अनुसार criticism is the play of the mind on the aesthetic qualities of literature having for its subject and interpretation of literary values. क्रिटिसिज्म पहली बार एरिस्टोटल द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इनके अनुसार क्रिटिसिज्म लिटरेचर को अच्छी तरह से जज करने का एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो रीडर्स को एक्सीलेंसेस के बारे में हैप्पीनेस महसूस कराता है। एडिशन के अनुसार द ट्रू क्रिटिक will dwell on excellences rather than imperfections. True critic imperfections के बदले excellences पर ध्यान केंद्रित करेंगे। Excellences means the quality of being excellent. विक्टर हगो के अनुसार is the work good or bad, that is the critic's domain. सेंसबरी के अनुसार क्रिटिसिज्म प्योरली लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से लिटरेचर की अच्छाई, बुराई, सफलता या असफलता को बताता है। न्यू इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार क्रिटिसिज्म अ वर्क ऑफ आर्ट की क्वालिटी और कैरेक्टर तथा एक क्रिटिक के फंक्शन और वर्क को आकलन करने की कला है। मैथ्यू अर्नोल्ड के अनुसार क्रिटिसिज्म अच्छी तरह से लर्न और प्रोपेगेट करने का उदासीन प्रयास है। वॉल्टर पैटर के अनुसार क्रिटिक्स ड्यूटी के 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट, पोएट या पेंटर के गुण को फील करना। सेकेंड, डिसएंगेज मीन्स इसे विघटित करना। एंड थर्ड, टू सेट इट फोर्थ मीन्स इसे एक्सप्लेन करना।
एडवर्ड गॉसे के अनुसार क्रिटिसिज्म लिटरेचर में रचना की क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स का एक प्रकाशित विश्लेषण है। आइए रिचर्ड्स आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स के अनुसार टू सेट अप एज अ क्रिटिक is to set up as a judge of value। मीन्स एक क्रिटिक को सेटअप करने का अर्थ है वैल्यू को डिटरमाइन करना। टी.एस. इलियट के अनुसार क्रिटिसिज्म रिटन वर्ड्स के माध्यम से वर्क्स ऑफ आर्ट को टिप्पणी और प्रदर्शनी है तथा टी.एस. इलियट ने यह भी कहा था द एंड ऑफ क्रिटिसिज्म इज द इलुसिडेशन ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट एंड द करेक्शन ऑफ टेस्ट। मीन्स वर्क्स ऑफ आर्ट का विवरण और टेस्ट में करेक्शन ही क्रिटिसिज्म का एंड होता है। इस तरह से थिंकर्स के डिफरेंट व्यू से स्पष्ट होता है कि क्रिटिसिज्म एंड इट्स फंक्शंस में कॉम्प्लेक्सिटी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट व्यू ऑफ क्रिटिसिज्म क्रिटिक टू क्रिटिक और एज टू एज वेरी करता है। क्रिटिसिज्म के जितने थियरीज हैं उतने ही क्रिटिक्स भी हैं। व्यूज ऑफ क्रिटिसिज्म क्रिटिक्स के लाइक्स डिसलाइक्स प्रीजुडाइसेस और प्रीडायलेक्शंस पर निर्भर होता है जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। मोरल और रिलीजियस पूर्वाग्रह वाला एक क्रिटिक का व्यू होगा कि क्रिटिसिज्म का फंक्शन लिटरेचर के वर्क का नैतिक मूल और महत्व को एग्जामिन करना है, जबकि एक दूसरा क्रिटिक जो आर्टिस्टिक माइंड वाला है उनका फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म मुख्य रूप से सौंदर्य की प्रशंसा है। इस तरह के व्यूज एंड थियरीज में डाइवर्सिटी का एक दूसरा कारण है कि थियरी ऑफ क्रिटिसिज्म थियरी ऑफ पोएट्री से जुड़ा हुआ है। इसीलिए क्रिटिसिज्म का आइडिया लिटरेचर के आइडिया के अनुसार बदलता है। इस प्रकार न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म लिटरेचर के न्यू क्लासिकल थियोरी से बना है और रोमांटिक क्रिटिसिज्म इंडिविजुअल पर रोमांटिक इंप्रेशनिस्टिक व्यू ऑफ क्रिटिसिज्म को एम्फसाइज करता है। थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो यह डाइवर्सिटी का एक कारण और भी है कि इस मॉडर्न एज में वी हैव साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल अप्रोच टू क्रिटिसिज्म। मार्क्सिज्म ने मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म और एक्सिस्टेंशियलिज्म ने एक्सिस्टेंशियल क्रिटिसिज्म को दिया। इस प्रकार स्कोप ऑफ क्रिटिसिज्म इतना वाइडन है जिससे कि क्रिटिसिज्म के नेचर और फंक्शन में यूनिफॉर्मिलिटी नहीं है। चेंजिंग रोल ऑफ क्रिटिसिज्म प्रत्येक एज में क्रिटिसिज्म के डिफरेंट फंक्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लेटोन अपने आइडियल स्टेट के एजुकेशनल सिस्टम में पोएट्री की उपयोगिता को डिफाइन करने के प्रॉब्लम से चिंतित थे, जिसमें उन्होंने पोएट्री की अनअवेलेबिलिटी पाया और इसलिए उन्होंने अपने राष्ट्रमंडल से कवियों को बैनिश कर दिया। प्लेटो ने होमर, एसिस्टिलस, सोफोक्लस, यूरिपिड्स, एरिस्टोफेन्स को बैनिश कर दिया क्योंकि ये लोग पोएट्री की रॉन्ग काइंड ऑफ को प्रोड्यूस किया। इसमें प्लेटो ने पोएट्री को इमोरल और अनट्रूथफुल के रूप में निंदा किया।
प्लेटो की निंदा के बाद अरिस्टोटल ने प्लेटो के चैलेंज को उठाया और फिलॉसफी पर पोएट्री के सुपीरियरिटी पर जोर दिया, और सर फिलिप सिडनी ने 1580 में द डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखा, जिसे एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री कहा जाता है। इसका पब्लिकेशन 1595 के बाद हुआ है। होल रिनेसेंस में क्रिटिकल राइटिंग का मुख्य उद्देश्य पोएट्री का डिफेंस स्थापित करना और मोरल वैल्यू को एम्फसाइज करना था। पूरे न्यू क्लासिकल एज में क्रिटिसिज्म पोएट्री को इंस्ट्रक्ट और डिलाइट दोनों तरह से डेमोन्स्ट्रेट करता था। एरिस्टोटल और हॉरेस को डॉगमेटिक रूल्स में सीमित कर दिया गया था और राइटर्स को उनको फॉलो करने के लिए स्ट्रिक्ट एडवाइस दिया गया था। पोप ने राइटर्स को एडवाइस दिया कि वे क्लासिकल व्यू ऑफ क्रिटिसिज्म को फॉलो करें। रोमांटिक एरा के दौरान भी बहुत क्रिटिक्स ने क्रिएशन के प्रोसेस के बेटर अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट किया, और इस प्रमोशन के लिए उन्होंने लिखा। इस एज के फेमस पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ के क्रिटिसिज्म का मुख्य उद्देश्य अपनी कविता को रीडर्स तक इस प्रकार पहुंचाना कि रीडर्स इंजॉय कर सके। एक दूसरा पोएट सैमुअल टेलर कॉलिंज, इन्हें भी रोमांटिक एज के कवि के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अपने पोएटिक क्रिएशन के प्रोसेस को सूक्ष्मता से अध्ययन किया और पोएटिक कंपोजिशन के प्रिंसिपल्स को फॉर्मुलेट करने का प्रयास किया। टी.एस. इलियट ने पोएटिक थियरी का एक कंसिडरेबल थॉट दिया, जिसके अनुसार क्रिटिसिज्म रीथिंकिंग को प्रेरित करता है। विक्टोरियन एरा के फेमस पोएट मैथ्यू आर्नोल्ड के अनुसार वर्ल्ड के सुंदर विचार को अच्छी तरह से सीखना और प्रचार करना ही क्रिटिसिज्म है। इस तरह से अगर हम लोग मॉडर्न क्रिटिसिज्म की बात करें तो मॉडर्न क्रिटिसिज्म दो प्रकार के हैं। फर्स्ट, एक्सटेंसिव क्रिटिसिज्म एंड सेकंड वन इज ontological criticism. Extrinsic criticism, यह criticism current psychological, sociological और cultural concept को ध्यान में रखता है और वर्क को अपने राइटर के लाइफ और एज के साथ जोड़ता है। यह लिटरेचर पर सोशल कंडीशन के इम्पैक्ट का अध्ययन करता है। सेकेंड वन इज ऑन्टोलॉजिकल क्रिटिसिज्म। यह स्टडी के अंतर्गत वर्क पर पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करता है। ऑन्टोलॉजिकल क्रिटिक या न्यू क्रिटिक के लिए पोएम स्वयं में एक ऐसी चीज है और टेक्स्ट को वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन एग्जामिन और स्टडी किया जाता है। ऑब्सक्योर एल्यूजन्स, रेफरेंसेस, क्वेटेशंस इत्यादि अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाता है और टेक्स्ट के मीनिंग को स्पष्ट रूप से प्रमोट किया जाता है। इस तरह से अगर हम लोग टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म की बात करें तो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ क्रिटिसिज्म। द वन इज legislative criticism, judicial criticism, theoretical criticism, evaluative criticism, historical criticism, biographical criticism, comparative criticism, descriptive criticism, impressionistic criticism, textual or ontological criticism, psychological criticism, sociological and Marxist criticism, and last one is archetypal criticism. Now we
Understand one by one some of the points in these all kinds of criticism. Legislative criticism. Time to time different types के criticism फ्लोरिश हुए. अर्लिएस्ट क्रिटिसिज्म के रूप में लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म को लिया जाता है. इस क्रिटिसिज्म में क्रिटिक कैनोन्स मीन्स धर्म ग्रंथ, नियम, लिटरेरी कंपोजिशन का फॉर्मूला को लिखना और रखना सिखाया. इस क्रिटिसिज्म ने पोएट्स को बेहतर लिखना सिखाने का दावा करता है. यह क्रिटिसिज्म इंग्लैंड में एलिजाबेथन पीरियड के दौरान 16th सेंचुरी में हावी हुआ और 17th सेंचुरी में ड्राइडन के पॉइंट ऑफ चेंज के रिप्रेजेंटेशन के बाद समाप्त हो गया. सेकेंड वन इज जुडिशियल क्रिटिसिज्म. इस क्रिटिसिज्म में सर्टेन रूल्स के आधार पर लिटरेचर के रचनाओं पर जजमेंट किया जाता था. अगर कोई भी रचना इन नियमों का पालन करता है तो यह अच्छा है. अगर नियमों का पालन नहीं करता है तो इसका कंडेम किया जाता है. ऐसे रूल्स डिराइव किए गए थे. डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को इस तरह के क्रिटिसिज्म का सबसे शक्तिशाली एक्सपोनेंट माना जा सकता है. वे पोएट्स के पास पहुंचते थे और हैंगिंग जज के स्पिरिट से उनके वर्क्स का समर्थन करते थे और डॉगमेटिक मैजिस्टेरियल मैनर से जजमेंट देते थे. राइटर्स को उनके इंडिविजुअल और डिस्टिंक्टिव मेरिट्स पर कंसीडर नहीं किया जा सकता था, बल्कि लिटरेरी कंपोजिशन के क्लासिकल रूल्स के एडरेंस पर होता था. नेक्स्ट वन इज थियोरेटिकल क्रिटिसिज्म. यह क्रिटिसिज्म लिटरेचर के ब्यूटी, आर्टिस्टिक चार्म, अपीयरेंस, इम्पैक्ट को रेफर करता है. A study is made of the process of creation and the basis principles of artistic beauty, and in this way a literary theory is built up. इंग्लैंड में सिडनी की रचना अपोलॉजी फॉर पोएट्री से थियोरेटिकल क्रिटिसिज्म की शुरुआत हुई. 17th सेंचुरी में ड्राइडन ने कीन इंटरेस्ट दिखाया. इसके बाद राइटर्स का इंटरेस्ट मुख्य रूप से द नेचर ऑफ क्रिएटिव एक्ट हो गया. एडिशन का वर्क एसेज ऑन द इमेजिनेशन इन द स्पेक्टेटर ऑफ 1712 नहीं सर जोशुआ रेनल्ड द्वारा लिखित डिस्कोर्सेस और 1817 में कोलेरिज द्वारा लिखित रचना बायोग्राफिया लिटरेरिया. और कॉलेज की इस रचना के बाद विक्टोरियन लिटरेरी में भी पैटर और वाइल्ड की पहले कोई एस्थेटिक लिटरेरी कंपोजिशन नहीं लिखा गया था. 1920 में आई.ए. रिचर्ड्स की रचना और 1938 में आर.जी. कॉलिंगवुड का रचना द प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट में थियोरेटिकल क्रिटिसिज्म को देखा गया था. नेक्स्ट वन इज इवैल्यूएटिव क्रिटिसिज्म. यह क्रिटिसिज्म वर्क ऑफ आर्ट के मूल्य और महत्व के इवैल्यूएशन से जुड़ा हुआ है. टी.एस. इलियट लिटरेरी स्टैंडर्ड के ग्रेटनेस को डिटरमाइन करने के लिए मोरल और इथिकल स्टैंडर्ड पर सोचते थे. इस तरह इवैल्यूएशन क्रिटिक टू क्रिटिक एंड एज टू एज डिफर होने की संभावना है. नेक्स्ट वन इज हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म. प्रत्येक राइटर अपने एज और पीरियड से इन्फ्लुएंस थे और उस समय के सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल और लिटरेरी इवेंट्स एंड ट्रेंड्स को समझे बिना टेक्सचर ऑफ द वर्क पर विचार नहीं किया जा सकता था.
जैसे शेक्सपियर की रचनाओं को समझने के लिए उस समय के सोशल पॉलिटिकल लाइफ और कस्टम्स को जानना जरूरी होगा। नहीं? अगर हम लोग शेक्सपियर के सोनेट की बात करें तो शेक्सपियर के सोनेट और उस समय के दूसरे पोएट्स के सोनेट के बीच में जब तुलना करते हैं तब हम लोग उसके बेसिक जो डिफरेंसेस है उसे समझ पाते हैं। तो यह सब हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म में हुआ। हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म अपने सामाजिक परिवेश के संदर्भ में वर्क को एग्जामिन करता है। यह राइटर को उसके एज से रिलेट करता है और इस प्रकार उसकी कमियां और महानता के बारे में बताता है। नेक्स्ट वन इज बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म। बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म का अर्थ है जीवनी आलोचना। इस क्रिटिसिज्म में राइटर के लाइफ के फैक्ट्स के आधार पर वर्क को इवेल्युएट किया जाता है। उनके फैमिली बैकग्राउंड, पूर्वजों, पर्सनल सर्कमस्टांसेस, फ्रेंड्स, प्रोफेशंस, ऑक्यूपेशंस इत्यादि, और साथ ही राइटर के कैरेक्टर, टेम्परामेंट, आइडियाज और बिलीफ्स को भी शामिल किया जाता है। नेक्स्ट इज कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म। इस क्रिटिसिज्म में किसी वर्क का इवैल्यूएशन एक सिमिलर नेचर के अन्य वर्क के साथ तुलना करके अपनी भाषा या अन्य भाषाओं में किया जाता है। इस क्रिटिसिज्म के फर्स्ट पावरफुल एडवोकेट और एक्सपोनेंट के रूप में मैथ्यू अर्नोल्ड का माना जाता है। अर्नोल्ड ने कहा था कि क्रिटिक को सबसे अच्छी तरह से पता होना चाहिए जो सोचा और कहा गया है। दोनों प्राचीन और आधुनिक समय में न केवल अपनी भाषा में बल्कि उन भाषाओं में जिनमें से उनका नेटिव लिटरेचर डिराइव होता है। अर्नोल्ड ने टचस्टोन मेथड को भी बताया था। इसके अनुसार कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म में कंपैरिजन न केवल एक्वायर्ड नॉलेज पर ही होना चाहिए बल्कि लिटरेचर्स पर होनी चाहिए। उनमें से सबसे अधिक कितना है, मीन्स कितने ऐसे लिटरेचर के राइटर्स हैं जिसके अच्छे अच्छे लिटरेचर के वर्क्स हैं, नहीं उस पर भी वे उसके जो कंपैरिजन है वह होना चाहिए। और यह सब कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म में आर्नोल्ड ने कहा था। नेक्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म। इस क्रिटिसिज्म में मुझे याद आता है वह सेंटेंस जिसमें फेमस राइटर जॉर्ज वाटसन ने कहा था, डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म पोएट्स के साथ सेल्फ जस्टिफिकेशन से शुरू होता है, जो अपने स्वयं की रचनाओं पर चर्चा करते हैं और शत्रुतापूर्ण हमलों के खिलाफ डिफेंड करते हैं। जैसे कि ड्राइडन ने अपने इननंबरेबल प्रीफेस में किया है। ड्राइडन की रचना एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी इस क्रिटिसिज्म का एक अच्छा एग्जाम्पल है। डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म का सबसे शक्तिशाली एक्सपोनेंट स्वयं पोएट्स रहे हैं, जो अपने एम्स और मेथड्स को एक्सप्लेन करके अपने क्रिएशंस का विश्लेषण किया है। नेक्स्ट वन इज impressionistic criticism. Impressionistic criticism means the record of personal responses. इसलिए फेमस राइटर अनाटोल फ्रांस कहते हैं, Impressionistic is the adventures of the soul among the masterpieces. यह क्रिटिसिज्म पर्सनल रिस्पॉन्स का रिकॉर्ड है जिसमें क्रिटिक किसी वर्क का मूल्यांकन करता है बल्कि वह इसका आनंद अपने रीडर्स तक पहुंचाना चाहते हैं। वॉल्टर पैटर और दूसरे इंग्लिश एस्थेटिस्ट अपने क्रिटिसिज्म में प्रभावशाली हैं। मॉडर्न टाइम में टी.एस. इलियट और कुछ नियो क्लासिकल पोएट्स
ने क्रिटिक की ओर से ट्रेडिशन और अथॉरिटी को पालन करने के लिए सफलतापूर्वक प्लीड किया। नेक्स्ट वन इज टेक्सचुअल और ontological criticism. Textual means related to contents. इसलिए इस क्रिटिसिज्म में क्रिटिक पोएम के स्ट्रक्चर और वेरियस एलिमेंट्स जो स्ट्रक्चर को बनाता है पर कंसंट्रेट करते हैं। वर्ड्स, डिक्शंस, लैंग्वेज, इमेज, मीटर, टोन, थीम एटसेट्रा को समीपता से स्टडी किया जाता है और इस तरह से राइटर के ट्रू मीनिंग पर पहुंचने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म। साइकोलॉजिकल नॉलेज के लिए फ्यूड, कार्ल जंग, बर्गसन को क्रिटिसिज्म की सेवा में लगाया गया था, जिसमें न्यू एक्सप्लेनेशन मिला और हिडन सिग्निफिकेंस डिस्कवर हुआ। इसे ही साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म कहा जाता है। साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म में साइकोलॉजी ने क्रिटिक को अधिक सटीक भाषा प्रदान किया, जिससे वे क्रिएटिव प्रोसेस को डिस्कस करते थे और राइटर के इंटीरियर लाइफ को अध्ययन करने का प्रयास करते थे। फिक्सियस कैरेक्टर्स मींस मनगढ़ंत चरित्र को इंटरप्रेट करने में साइकोलॉजिकल नॉलेज बहुत उपयोग किया जाता है। आइए रिचर्ड्स इस प्रकार के क्रिटिसिज्म के प्रमुख प्रैक्टिशनर्स में से एक थे। नेक्स्ट वन इज सोशियोलॉजिकल एंड मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म। 20th सेंचुरी की बहुत लोकप्रिय क्रिटिसिज्म के रूप में सोशियोलॉजिकल एंड मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म को लिया जाता है। बिल्बर स्कॉट कहते हैं, सोशियोलॉजिकल क्रिटिसिज्म एक दृढ़ विश्वास से शुरू होता है जो सोसाइटी में आर्ट के रिलेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्ट इज नॉट क्रिएटेड इन वैक्यूम। हेनरी लेनिन कहते हैं, लिटरेचर और सोसाइटी के बीच संबंध रेसिप्रोकल होता है। लिटरेचर न केवल इफेक्ट ऑफ सोशल कॉजेज है, बल्कि यह कॉज ऑफ सोशल इफेक्ट्स भी है। मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म सोशियोलॉजिकल क्रिटिसिज्म का केवल एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। यह मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन और सोशल फोर्सेस के इवैल्यूएशन का स्टडी करना, साथ ही वर्क्स ऑफ लिटरेचर का एग्जामिनेशन पर जोर देता है। एंड द लास्ट वन इज आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म। स्विस साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग के अनुसार आर्केटाइपल का अर्थ है किसी भी व्यक्ति के अनकॉन्शियस में प्रेजेंट थॉट का एक यूनिवर्सल पैटर्न जो ह्यूमन काइंड के पास्ट कलेक्टिव एक्सपीरियंस से विरासत में मिला। आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म फ्रूड के कलेक्टिव कंसियसनेस पर आधारित। जेम्स फ्रेजर और मिस जेसी वेस्टन ने बताया कि ह्यूमन बिहेवियर और कल्चर सभी युग और जगहों पर सेम पैटर्न्स को फॉलो नहीं करता। पोएट्स टी.एस. इलियट पास्ट और प्रेजेंट के बीच में पौराणिक समानताएं और कंट्रास्ट बनाते हैं। क्रिटिसिज्म के अलग अलग टाइप्स में हम लोगों ने समझा कि किस प्रकार से अलग अलग पोएट और अलग अलग राइटर्स, अलग अलग क्रिटिक्स नहीं इसे इसमें आए और उसको आगे बढ़ाए। तो आज हम लोग नेचर, फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म पढ़ चुके हैं।